तो बात आज बुंदेलखंड की हो रही है। बुंदेलखंड में आखिर कौन कितना बुलंद है, इस सवाल का जवाब तो 3 दिसंबर को सबके सामने आएगा। लेकिन उससे पहले राजनीतिक दलों की ओर से दावों का दौर भी देखने को मिल रहा है। हर कोई मतदान प्रतिशत में हुई बढ़त को लेकर अपने हित में बताने की बात कर रहा है। तो आखिर कौन जीतेगा सागर का संग्राम, और क्या था 2018 के नतीजे, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट आपको दिखाएंगे और उसके बाद बुंदेलखंड का पूरा सियासी गणित आज अग्नि परीक्षा में आपको बताएंगे। अपनी परंपराओं और रिच ट्रेडिशन के लिए मशहूर बुंदेलखंड क्षेत्र में इस बार चुनावी मैदान काफी रोमांचक है। प्रदेश की 26 विधानसभा सीटों वाले इस क्षेत्र में पिछले 2 दशक से बीजेपी का कब्जा है। इस क्षेत्र में हीरो की खादान है, फिर भी जनता परेशान है। बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रदेश के कुल 6 जिलों की 26 सीटें हैं। 2023 विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कई दिग्गजों को मैदान में उतारा, तो वहीं कांग्रेस ने भी कांटे की टक्कर देने के लिए कई बड़े चेहरे को आगे किया। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर जनता ने किस पर कितना भरोसा जताया। सागर को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन इस बार सागर किसका गागर भरेगा ये बड़ा सवाल है, क्योंकि बीजेपी का कहना है कि तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं के चलते जीत बीजेपी की होगी, तो कांग्रेस का कहना है कि सरकार बदलेगी और कांग्रेस की जीत होगी। बड़ी बात यह है कि 3 दिसंबर को अब पता चलेगा मतगणना के बाद कि आखिर किसका सागर। बता दें, मध्य प्रदेश के सागर संभाग में 6 जिले आते हैं, जिसमें विधानसभा की 26 सीटें हैं। इनमें ज्यादातर सीटों पर बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी बदली नजर आ रही है। यहाँ पर 10 सीटों पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, जहाँ जाति समीकरण और बागियों के कारण बीजेपी कांग्रेस का गणित बिगड़ा हुआ है। लेकिन बावजूद इसके दावों में कोई कमी नहीं है। देखिए, सागर तो भरपूर भरने जा रहा है हमारी गागर। तो भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार से बुंदेलखंड का समर्थन मिल रहा है, अभूतपूर्व है। मतलब इतना अच्छा हम लोगों ने बहुत कम समय देखा। लाडली बहना को देख लीजिए, मोदी जी के लिए जितना आकर्षण हमने वहाँ देखा, खासतौर से किसान कल्याण निधि की बात कर लें, लाडली बहना की बात कर लें, तो हमें तो नल जल की बात कर लें, घर घर, क्योंकि बुंदेलखंड की बहुत बड़ी समस्या पानी रहा है। तो मुझे लगता है एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी की रहेगी। साफ तौर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट डला है, कमीशन खोरी के खिलाफ वोट डला है, अपराध के खिलाफ वोट डला है। सुपड़ा साफ हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का। प्रचंड बहुमत से जो हमारा जनादेश आने वाला है, उसमें सागर संभाग का एक अहम योगदान होगा। बुंदेलखंड पूरा तय कर चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का अब सफाया मध्य प्रदेश से करना है, और उसमें योगदान दिया है बुंदेलखंड ने भी बाकी संभागों के साथ। सागर संभाग के 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर इस बार मुकाबला बेहद टफ रहने वाला है। कई सीटों पर कांटे की टक्कर है, तो देखना होगा कि जनता के आशीर्वाद के साथ कौन किसे पटकनी देने में कामयाब रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए सबसे पहले आपको सागर संभाग के तहत आने वाले जिलों और उनके बारे में विस्तार से बताते हैं। सागर संभाग में कुल 6 जिले आते हैं, जिसमें सागर, छतरपुर, दमोह, टीकमगढ़, पन्ना और निवाड़ी इसमें शामिल है। अब बात इन जिलों की विधानसभा सीटों की अगर की जाए तो इन पर कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन में आने वाले सागर संभाग के 6 जिलों में प्रदेश की 26 विधानसभा सीटें आती हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि साल 2018 में इस संभाग पर किसका कब्जा रहा था। 2018 में बीजेपी ने कांग्रेस को इस क्षेत्र में मात दी थी, जहां पर 26 में से 14 सीटें जो हैं वो बीजेपी के पास गई थी और वहां बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो 10 सीटों पर कांग्रेस को संतुष्ट यहां होना पड़ा था। सपा बसपा को भी इस संभाग में एक एक सीट पर जीत मिली थी। वहीं बात 2020 में हुए उपचुनाव की अगर करें तो सागर संभाग में उपचुनाव के संभाग की तस्वीरें पूरी तरह से बदल गई थी। 2020 उपचुनाव के बाद 3 और सीटों पर बढ़त बनाते हुए बीजेपी के पास यहां 17 सीटें पहुंची थी, तो कांग्रेस के पास मात्र 7 सीटें बची हुई हैं। अब सपा और बसपा अपनी एक एक सीट पर अभी भी काबिज है।
वहीं अब आपको बताते हैं कि सागर संभाग के जिलों में कितना वोटिंग प्रतिशत रहा है और किस जिले में कितना इस बार मतदान हुआ। बात अगर सागर की जाए तो सागर में 76.57% मतदान हुआ। छतरपुर की बात की जाए तो 74.07% मतदान यहां हुआ। दमोह के मतदाताओं ने बम्पर वोटिंग की और 75.03% मतदान किया। इसी तरह टीकमगढ़ में भी 75.33% मतदान हुआ। वहीं अगर बात पन्ना की जाए तो यहां 74.43% मतदान हुआ है। निवाड़ी में 82 यानी कि सबसे ज्यादा 82.36% मतदान हुआ इस बार दर्ज किया गया है। तो चलिए अब आपको उन दिग्गजों के नाम भी बता देते हैं जिनकी साख इस बार बुंदेलखंड में दांव पर लगी है। सबसे पहले नाम आता है कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह का, जो कि खुरई विधानसभा सीट से आते हैं, जो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है, जो कि रहली सीट से चुनावी मैदान में है। सुर्खी की बात की जाए तो यहां से गोविंद सिंह राजपूत आते हैं। इनके अलावा अगर बात की जाए तो कैबिनेट मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह भी सागर संभाग के पन्ना से इस लिस्ट में शामिल हैं। बीजेपी से बगावत पर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए मुकेश जैन भी बंडा से हुंकार भर रहे हैं। तो वहीं देवरी से कांग्रेस के पूर्व मंत्री हर्ष यादव भी इस लिस्ट में शामिल हैं। कांग्रेस से बीजेपी में आए बृज बिहारी पटेरिया हर्ष यादव के सामने चुनौती पेश कर रहे हैं। इसी के साथ पूर्व मंत्री जयंत मलैया की बात की जाए तो दमोह से वो इस बार चुनावी मैदान में है। छतरपुर की बात की जाए तो बीजेपी की पूर्व मंत्री ललिता यादव यहां से, राजनगर से अरविंद पटेरिया भी मैदान में है। वहीं अगर बीजेपी छोड़ बसपा में शामिल हुए पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर घासीराम पटेल की बात की जाए तो टीकमगढ़ से कांग्रेस ने पूर्व मंत्री यादवेंद्र सिंह को, बुंदेला जो है, उनको चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी से नाराज के श्रीवास्तव बागी होकर निर्दलीय कांग्रेस बीजेपी के लिए अब चुनौती बने हुए हैं। और अगर जतारा सीट की बात की जाए तो बीजेपी के पूर्व मंत्री हरिशंकर खटीक का नाम इस सूची में शामिल है, जिनकी साख दांव पर लगी हुई है। तो ये हुआ अलग अलग बुंदेलखंड की सभी विधानसभाओं का हमने आपको सियासी गणित बताया। और जिस तरह से अब समीकरण क्या बन रहे हैं, चूंकि वोटिंग हो चुकी है और सभी की सियासी किस्मत का फैसला जो है वो कैद हो चुका है ईवीएम में। खबर को विस्तार देंगे मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ है अजय दुबे, भोपाल से मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ेंगे, और उससे पहले पीयूष शुक्ला मेरे सहयोगी पन्ना से जुड़ रहे हैं। पीयूष, अगर पन्ना और बुंदेलखंड की बात की जाए तो यह कहा जाता है कि यह हीरों की जगह है, जहां हीरे पाए जाते हैं। और बुंदेलखंड को अगर हम देखें तो वो सियासत के लिहाज से भी हीरा है, लेकिन इस हीरे को पहचानने की जिस जोहरी में क्षमता है वो ही सियासत में चमकता है। क्या कहता है इस बार पन्ना की नगरी और पन्ना का क्षेत्र, क्या कह रहा है इस बार? देखिए, जहां बात कांग्रेस की जाए तो वो इस सहारे से चुनाव लड़ी थी कि बदलाव का वक्त है, और इस बदलाव के सहारे वो विधानसभा तक पहुंचेगी और उनके जो कैंडिडेट हैं वो जीत करके आएंगे। लेकिन जो बुंदेलखंड की जनता है उसके जो खुद के समस्याएं रही हैं, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ रोजगार और पलायन का रहा है। यहाँ की एक लाखों की आबादी बड़े शहरों में जाकर के मेहनत और मजदूरी करती है, उनको यहाँ क्षेत्र में कहीं भी रोजगार उपलब्ध नहीं हो सका। बात यदि पन्ना की कहें तो यहाँ जो फर्सी पत्थर की खदानें हैं, यहाँ जो हीरे की खदानें हैं, उनको लेकर के कोई एक बहुत ही ठोस कार्य प्रणाली, कोई ठोस नीति बनकर के सामने नहीं आई, जिसके कारण लोगों को इस क्षेत्र में रोजगार नहीं मिला। लेकिन बात दूसरी तरफ करें तो जो बीजेपी की एक योजना थी, जो लाडली बहना, महिलाओं ने खुल करके वोट किया है, पुरुषों के बराबर आकर के वोट किया है, तो इससे जो परिणाम निकल करके आएंगे, अभी जो 3 तारीख को आएंगे, तो उससे एक बहुत बड़ी उम्मीद बीजेपी लगा करके बैठी हुई है कि उनको एक अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ हम बुंदेलखंड के पन्ना जिले के यदि पवई विधानसभा की बात करें तो वहां मुकेश नायक जो एक कद्दावर नेता है कांग्रेस के, तो उनको जो टिकट दिया गया है और उसके विरोध में प्रहलाद जो लोधी हैं, बीजेपी के जो वर्तमान विधायक थे, वो चुनाव लड़ रहे थे। तो पहले एक हवा चल रही थी कि मुकेश नायक बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और प्रहलाद लोधी का जो चूंकि बीजेपी के ही कुछ लोगों ने विरोध किया था, पर उसके बाद जब मुख्यमंत्री का दौरा हुआ पन्ना में, उसके बाद जो ध्रुव लोधी उनके सहयोगी थे, जो विरोधी थे, वो उनके तरफ हो गए और उसके बाद समीकरण में जो बदलाव आया, ये एक जातिगत यहाँ पे चुनाव भी देखने के लिए मिला कि कांग्रेस ने जो 2 कैंडिडेट हैं, पन्ना में भरत मिलन पांडे और पवई में मुकेश नायक को यहाँ पे टिकट दिया,
तो कहीं ये बात भी निकल करके आ रही थी कि जो पिछड़ा वर्ग के हमारे कैंडिडेट थे और जो लोग हैं उनको कोई तवज्जो नहीं दी गई। तो इसका खामियाजा क्या इस पार्टी को, कांग्रेस को होगा, या अपने तरीके से ही जो पिछड़ा वर्ग है वो उनको वोट देंगे, ये देखने लायक होगा। ये तो 3 तारीख को ही पता चलेगा। पर इस बात से इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता है कि इस तरीके की हवा थी और इस तरीके से जो वोट है वो यहां से वहां डाइवर्ट जरूर हुआ है। पीयूष, अगर बुंदेलखंड की तमाम बड़ी सीटों पर अगर हम हाई प्रोफाइल चेहरों की बात करें, क्या नजर आ रहा है? हाई प्रोफाइल सीटें जो हैं वहां इस बार सियासी समीकरण अभी कैसे नजर आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आपने एक कारगर बात कही है। लोगों के दिमाग में ये कयास चल रहे हैं कि जो भूपेंद्र सिंह है, एक कद्दावर मंत्री और कद्दावर नेता, जिसके बाद गोपाल भार्गव हैं, इनके ऊपर लोगों की नजरें टिकी हुई हैं। और इसी कड़ी में जो एक चुनाव नाती राजा के, मैं राजनगर सीट का जरूर अभी उल्लेख करना चाहूंगा क्योंकि पूरे प्रदेश की सियासत में अभी ये बात नाम छाया हुआ है। तो जो नाती राजा हैं वहां के राज परिवार से आते हैं और समाजवादी से वो विधायक रहे, कांग्रेस से भी विधायक रहे और क्षेत्र में अच्छा उनका दबदबा था। पर जो अभी राजनीतिक समीकरण बने, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप, मुकदमे दर्ज कराना और इसके बाद बीडी शर्मा का अरविंद पटेरिया के तरफ से बिल्कुल पैरवी करना और उसके बाद उनने आकर के आवेदन दिया और नाती राजा के विरुद्ध भी यहाँ पे प्रकरण दर्ज हुए। तो ये जो पूरा जो घटनाक्रम हुआ है, इससे ये पता चलता है कि अंदर जो बौखलाहट है सत्ता तक पहुंचने की, वो शायद किसी भी खेमे में कम नहीं है। दोनों में ये है कि सत्ता में किस तरीके से पहुंचा जाए, इसकी हड़बड़ाहट दोनों ही पक्षों में देखी जा रही है। वाकई देखना होगा। चलिए लौटूंगा पीयूष आपके पास। अजय मेरे सहयोगी भोपाल से मेरे साथ जुड़ गए। अजय, बुंदेलखंड की हम बात कर रहे हैं, हीरो की नगरी है, हीरो का क्षेत्र है, और कौन ऐसा इस बार सियासत का जौहरी होगा जो इस हीरे की परख कर पाएगा कि बुंदेलखंड की 26 सीटों को जीतेगा? और सागर की हम हाई प्रोफाइल सीटों की बात करें, सागर में गागर भरने का काम कौन कर रहा है इस बार? क्या कहते हैं सियासी गणित? देखिए, बुंदेलखंड की बात हो या सागर की बात हो, वहां पर कई ऐसे मुद्दे थे जिनको देखकर लोगों ने वोट दिया। सागर एक ऐसा संभाग है जहां पानी की समस्या हमेशा, बुंदेलखंड में हमेशा पानी की समस्या रही है। हीरे मोती जरूर हो, लेकिन पानी का मोती के लिए हर व्यक्ति वहां पर तरस रहा है। पानी की एक बड़ा चुनावी मुद्दा भी था। 3 कैबिनेट मंत्री वहां से चुनाव लड़ रहे, चाहे वो गोपाल भार्गव हो, चाहे भूपेंद्र सिंह हो, चाहे गोविंद सिंह राजपूत हो। लेकिन वहां पर कांग्रेस भी कड़ा मुकाबला, कड़ा टक्कर दे रही है। करीब 6-7 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस बहुत स्ट्रांग है, 7-8 सीटें ऐसी है जहां पर भारतीय जनता पार्टी स्ट्रांग है। लेकिन बसपा और सपा में भी कुछ बागी प्रत्याशी, चाहे कांग्रेस के हों चाहे भारतीय जनता पार्टी के, दोनों ही पार्टियों के बागी हैं, जो दोनों ही पार्टियों के लिए मुश्किलें पैदा करने वाले हैं इस बार। क्योंकि जिन जिन सीटों पर बागियों ने चुनाव लड़ा है वहां पर त्रिकोणी मुकाबला है और कहीं चतुष्कोणी है, क्योंकि कहीं पर 4 लोग मजबूत है, कहीं पर 3 है। तो सागर संभाग में 26 सीटों पर देखें तो 7-8 सीटें ऐसी है जहां पर भाजपा ठीक ठाक स्थिति में है, वहां पर मजबूत है। कांग्रेस भी ऐसी कमोवेश, वहां भी स्थिति ऐसी है कि 7-8 सीटों पर कांग्रेस भी मजबूत है। बाकी सीटों की अगर बात हो तो वहां पर त्रिकोणी और चतुष्कोणी मुकाबला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के रूठे लोग जो बागी हैं, जो कांग्रेस के हैं, वो चुनावी मैदान में है। इसलिए सागर संभाग का इस बार चुनाव बेहद दिलचस्प हो चला है। वाकई देखना होगा अजय, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कांग्रेस इस बार कुछ सीटें ऐसी हैं जहां मजबूत नजर आ रही है, लेकिन इस मजबूती के पीछे आधार क्या है? क्योंकि 2 बार हमने देखा कि बीजेपी लगातार बढ़त बनाई है, लेकिन आपने जो बागी वाला फैक्टर बताया वो बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि देखना होगा किस तरह से वापसी कांग्रेस करेगी। पीयूष, आपका और अजय, आप दोनों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए, क्योंकि जो बुंदेलखंड का सियासी गणित है वो कई मायनों में खास है।